बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने हो चुके हैं, उसके बाद अपना टॉपिक ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक्स विल गो इन दिस ऑर्डर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उनके बीच में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ये सब करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला उनका फिजिकल स्टेट। अब सिर्फ अगर एल्डिहाइड्स को देखें तो मीथेनॉल इज अ गैस। सिर्फ एक ही मेंबर है एल्डिहाइडिक फैमिली का जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। बट देन मीथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। रिमेंबर, मैं सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगी तब तुमको बताऊंगी कि वो सॉल्युबल क्यों है पानी में। और अगर मीथेनॉल को 40% लेके वाटर के साथ मिक्स किया जाए एंड वी फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल, इट इज कॉल्ड फॉर्मलिन सोल्यूशन। तो व्हाट इज फॉर्मलिन करके कई बार तुमको 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इट्स अ 40% aqueous solution of methanol. Then ethanol is a volatile liquid. फिर 11 कार्बन तक वो लिक्विड स्टेट के ही रहेंगे एल्डिहाइड्स। फिर जब हायर मेंबर्स होंगे दे बिकम सॉलिड्स, मतलब 12 कार्बन से तुमको सॉलिड स्टेट मिलनी शुरू हो जाएगी इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। अब आते हैं कीटोन्स पे। कीटोन्स का जो सबसे छोटा फैमिली मेंबर है वो है 3 कार्बन का प्रोपेनोन, बोले तो एसीटोन, है ना। अब एसीटोन इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वही हो सकता है जो लिक्विड स्टेट में हो। मतलब कीटोन्स में जो छोटे मेंबर्स रहते हैं दे आर लिक्विड्स, और कहाँ तक, C11 तक। 11 का आंकड़ा याद रखो, यहाँ तक यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। सो कीटोन्स अप टू C11 दे आर लिक्विड्स, हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। सेम लाइक इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। फिर आते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी अगर हम डिस्कस करेंगे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि एल्डिहाइड इज सॉल्युबल इन बेंजीन, सॉल्युबल इन टॉलिन। कीटोन्स आर सॉल्युबल इन CCl4 बेंजीन, xylene, टॉलिन, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। एंड CCl4 इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रिमेंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ऑर्गेनिक की गिनती में आता है। तो ये जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दिख रहे हैं इनमें तो ये सॉल्युबल है, कार्बोनिल कंपाउंड सॉल्युबल हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक हैं। लेकिन पानी की बात करते हैं बिकॉज क्वेश्चंस बेसिकली ना वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी वाले आते हैं। तो पानी के साथ इनका क्या होता है, लेट अस सी। जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के फॉर्मूले में तुम्हें पता है ना पोलैरिटी कहाँ एक्ट करती है। दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। रिमेंबर, कार्बोनिल ग्रुप की एक खासियत है कि इसमें पोलैरिटी होगी। हैलाइड्स में भी तो पोलैरिटी थी ना, RCl था तो कार्बन जिस पे क्लोरीन जुड़ा है, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव था, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव था। वैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप में भी यहाँ पोलैरिटी है, ठीक। और अगर एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, उनके बीच बीच में तुमने वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी पोलैरिटी होती है, तुम्हें पता है, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन के साथ लिंक बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ लिंक बनाएगा। अब देख रहे हो कि हाइड्रोजन इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन्स। एक तो अपने वाटर मॉलिक्यूल का ही जिसके साथ उसका कोवैलेंट बॉन्डिंग था, और दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है एल्डिहाइड से या बच्चों कीटोन से। ये कुछ भी हो सकता है, तो आई कैन राइट हियर एन एल्डिहाइडिक ग्रुप और अ कीटोनिक ग्रुप, कुछ भी लिख सकते हो। तो R या R' लिख रही हूँ, इट में बी सेम, इट में बी डिफरेंट। ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पानी बीच में है, वाटर का मॉलिक्यूल बीच में है, इट्स फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये है एल्डिहाइड और कीटोन्स पानी में सॉल्युबल होंगे as long as this polar group doesn't become too small। अगर वो बहुत छोटा हो गया तो उसकी पोलैरिटी जहां पर है ना, वो कहना चाहिए बहुत इनसिग्निफिकेंट होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये R ग्रुप्स बल्कि होते चले जाएंगे, ये ग्रुप छोटा होता चला जाएगा, जो पानी में घुलने की वजह थी वो ही छोटा होता चला जाएगा। एंड इफ दैट बिकम्स स्मॉलर और दैट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे पोलैरिटी अब इतनी ज़्यादा बची नहीं, बहुत कम स्पेस में है, इट्स लाइक हिडन इनसाइड। ये है कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ एक बल्कि R ग्रुप है, यहाँ एक बल्कि R ग्रुप है। तो पानी के साथ मिलने के लिए ये वाला जो ग्रुप है ये प्रॉपर एक्सपोज्ड भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो वाटर के कांटेक्ट में आए। तो ये ग्रुप क्योंकि एक्सपोज नहीं रह पाता इन द प्रेजेंस ऑफ 2 बल्कि R ग्रुप्स, तो रिमेंबर
जैसे जैसे आर ग्रुप्स बढ़ेंगे तो पक्की बात है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि आर ग्रुप्स हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, they are soluble in water due to hydrogen bonding. Just complete the statement here. Lower aldehydes and ketones are soluble in water. Show that figure और यहाँ बताओगे this is hydrogen bond. This is hydrogen bond. Okay. और अगर R group बल्कि होता चला गया, meaning as their molecular weight increases, the solubility in water decreases. इसके लिए तुम reason दे सकते हो बच्चों. R group is hydrophobic in nature. Is hydrophobic, water repelling group. Therefore, as R group becomes bulky, solubility in water decreases. ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हो गई about solubility. Then coming to boiling point. अब क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्टेटमेंट रट्टा मार लेने से वो हर जगह फिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों. आई हैव सीन कि तुम बच्चे लोग 3-4 चीज़ें याद कर लेते हो, कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड उठा के घुसा देते हो, कई बार वो क्या फिट भी हो जाता है ना, मामला फिट हो जाता है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड वाज एक्चुअली एन आंसर टू दैट, लेकिन ज़रूरी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह फिट हो. अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट में तुम हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीज़न नहीं दे सकते. लेट्स सी, आई हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ये है इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है. ये है दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का. बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या देखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं. चलो कीटोन भी ले लेते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड और स्पेसिफिक कीटोन लिखा तो है बच्चों, लेकिन तुम जनरलाइज कर सकते हो, तुम कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन ले सकते हो. तो एक कंटेनर में ये एल्डिहाइड है, इनके बारे में पढ़ेंगे, वो दूसरा कंटेनर है उसमें हम कीटोन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, you know the polarity distribution, you know negative and positive charge placement here. This is partial negative and positive, negative and positive. अरे पानी तो है ही नहीं, पानी होता तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते थे. दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका O इसके C से पार्शली अट्रैक्टेड है और इसका C इसके O से है, फिर ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में भी चलेगा. इस तरह से जो अट्रैक्शंस चलेंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते हैं, because there is no hydrogen in between two oxygens. as you can see, ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन है, उस तरफ भी कार्बन है. अरे हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा था, वो कहीं बीच में अपीयर नहीं होता. एंड वी से दिस इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. सो रिमेंबर, जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, वी से द मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस कॉल्ड DD अट्रैक्शंस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस. सेम इज द केस विद कीटोन. यहाँ पर भी बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होंगे. मतलब इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, एंड जस्ट गो ऑन क्रॉसिंग इट विद अनदर कीटोनिक ग्रुप आल्सो. अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है. उसको तो बाजू में करो, अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी एल्डिहाइड में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है. जितना इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा, वो इसके प्लस चार्ज से उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा. रिमेंबर माई स्टेटमेंट, क्योंकि ये बदलेगा कुछ समय जाके. अभी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन में जितना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उतना उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा. मैंने ये नहीं कहा कि जितना कार्बन पे प्लस ज्यादा. समझ रही है बात? मैंने कार्बन के प्लस के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने ऑक्सीजन के नेगेटिव के बारे में बात करी. फिर से सुनो, तुम ये छोड़ दो अभी यहाँ क्या है यहाँ क्या है, इन दोनों को भूल जाओ, सिर्फ इस पोर्शन को याद रखो. सोचो कि आजू बाजू कोई माहौल नहीं होता, C डबल बॉन्ड हो, आपस में खुश रहते.
तो सी जो डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलैरिटी डेवलप हुई है। इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव है। अब शुरू होता है आजू बाजू वालों का इंटरफियरेंस। यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यू नो इट्स आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई मांगे ना मांगे इसका जरूर इंटरफियरेंस रहेगा और ये अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाने से नहीं चुकेगा, मीनिंग दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करके जब सोचो ना ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रैवल कर रही है, यहाँ से निकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई, टारगेट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाती है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसी की झोली में जाके गिरती है ना। तो ऑक्सीजन वी हैव एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रैवल करती है बच्चों, तो वाया कार्बन फिर वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ट्रैवल करती हुई ऑक्सीजन पे जाती है, पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करती, जस्ट ट्रैवल अलोंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक, यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को क्रॉस करी, फिर यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को क्रॉस करी, फिर वो ऑक्सीजन पर है। मतलब वो कार्बन के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हुई ऑक्सीजन पे चली गई, और ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, उसको एनहांस कर गई। बात समझ आई? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ाती चली गई। मतलब अब मेरे पास में ये आर्ग्यूमेंट नहीं बचता कि कार्बन पे प्लस चार्ज कितना ज्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बन के प्लस चार्ज को तो आजू बाजू वाले मार रहे हैं। यहाँ देखो CH3 दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट का रोल प्ले तुम देख रहे हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कार्बन तो अपने प्लस चार्ज से और मराया और प्लस चार्ज कम हो गया, लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज इट फाइनली इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो पहले से ही नेगेटिव था उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ता चला गया। अब मुझे तुम ये बताओ कहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, एल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस में? बच्चों एल्डिहाइड के केस में अगर तुम पहले इनको और इनको हटा दो, पहले के डेकोरेशंस आजू बाजू वाले हटा दो, सिर्फ इस पे फोकस करो, तो तुम कहोगे कार्बोनिल ग्रुप है, O का नेगेटिव, C पे पॉजिटिव फिक्स चार्ज है। लेकिन अब आजू बाजू वालों को भी देखो, तब तुम बोलोगे अरे ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफ से दे रहा है, प्लस चार्ज कम हुआ, नेगेटिव बढ़ा। यहाँ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो जा रही है, ट्रैवल कर रही है, और फिर प्लस चार्ज और कम करेगी तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ाएगी। समझती है बात? मीनिंग यहाँ पे जब हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे तो कार्बन के प्लस चार्ज के बारे में बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम होता चला जा रहा है ना। विथ द कीटोन बल्की ग्रुप, विथ दीज आर ग्रुप्स बिकमिंग बल्कियर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होगा, उतना प्लस चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन उतना ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। इसका मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब भी बात करेंगे, whenever we will be talking about BP, we will be actually pointing out at the negative charge of oxygen, यहाँ कितना नेगेटिव बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये जितना स्ट्रांगली नेगेटिव होगा, ये चाहे प्लस वीक क्यों ना हो, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जितना स्ट्रांगली नेगेटिव होगा, वो कार्बन अगर कम भी हो गया पॉजिटिव में तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हम इस अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो जब तुम बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करो तो जस्ट टॉक अबाउट हायर इज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, हायर इज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, हायर इज द डाइपोल अट्रैक्शन। इफ हायर इज द डाइपोल अट्रैक्शन, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। यू गेट माई पॉइंट? तो बच्चों अब इधर भी डाइपोल अट्रैक्शन, इधर भी डाइपोल अट्रैक्शन। कहाँ पर डी अट्रैक्शन ज्यादा? जहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा। तो चलो ये तो तुमको समझ में आ गया, डाइपोल अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए। लेट मी टेक अप 2 or 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। एक छोटा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCHO, फिर लेते हैं बच्चों CH3CHO, फिर ले लेंगे C2H5CHO। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बड़ा आर ग्रुप है, जितना बड़ा आर ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखेगा।
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फाइनली O का नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ नेगेटिव है लेकिन उससे तो कम है, और यहाँ पे तो कोई था ही नहीं उसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, जो इनिशियल पोलैरिटी डेवलप हो गई वो हो गई। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस चार्ज थोड़ा बढ़ा, माइनस चार्ज थोड़ा ज्यादा बढ़ा। जितना ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा उसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका डीडी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना डीडी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक नहीं, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हियर देन हियर, और ये होना भी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना बनता भी है, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से पोलैरिटी नहीं बढ़ती है बच्चों, ध्यान दो। मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से तो हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ये जितना बल्की होता चला जाएगा, एंटायर ग्रुप जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उतने वॉन डर वाल्स अट्रैक्शंस बढ़ेंगे। वो दूसरे अट्रैक्शंस हैं, वो सरफेस एरिया वाले अट्रैक्शंस हैं। तो वॉन डर वाल्स अट्रैक्शंस तो बढ़ते ही हैं साइज के साथ, लेकिन साइज के साथ एक और बात हो रही है ना, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, surface area increases, boiling point increases because van der Waals force या जो dispersion force है वो बढ़ रहे थे। दूसरी बात, molecular weight increases, अगर मैं बात कहूँ R की, if R group becomes bulky, मतलब R का साइज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो बढ़ता चला जाएगा। ये कौन सा ऑक्सीजन है, वो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, सो आई शुड स्पेसिफाई हियर नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन increases. If this increases, TD attractions increase. अब बच्चों DD attractions increases तो हम कहेंगे ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मतलब दोनों बातें सपोर्ट कर रही हैं कि बल्कि अगर हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप तो उसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसकी दो वजह हैं, ये एक वीक वजह है और ये एक स्ट्रॉन्ग वजह है, ठीक है। दोनों बातें लिखनी पड़ेगी। नाउ आई एम कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एक और बात, जैसे तुमने एल्डिहाइड का आर्ग्यूमेंट दिया है, कीटोन का भी वैसे ही देना पड़ेगा ना। कीटोन को जैसे बढ़ाते चले जाओगे, है ना, वैसे वैसे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, डीडी अट्रैक्शंस बढ़ेंगे। सेम थिंग अबाउट कीटोन। सो गिव द सेम, now this is a job for you, कीटोन भी तुम 2-3 बना लो एंड सेम आर्ग्यूमेंट तुम कीटोन्स के लिए भी दे दो, ठीक। देन कमिंग टू एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। तो एक काम करते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन में अगर डिफरेंस देखना ही है तो व्हाई नॉट गो फॉर आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जस्टिफिकेशन कम या ज़्यादा तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हारे पास कार्बन ऑक्सीजन नंबर सेम हो। और तुम्हें पता है ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फॉर्मूला सेम रहता है इनका, तभी तो एक साथ पढ़ते हो। तो मैंने लिया CH3CH2CHO, इसको ऐसे लिखा, ठीक है। और फिर लिया मैंने प्रोपेनोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ देयर पोलैरिटीज। यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज डेवलप करवा दो, ये तो सबसे पहला काम करोगे ना। प्लस माइनस डेवलप हो गया, फिर देखो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कहाँ एनहांस्ड दिख रहा है। यहाँ पे एक आर ग्रुप है, मतलब एक तरफ से आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, या दो दो तरफ से आर ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। नेगेटिव चार्ज यहाँ बिकम्स स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीट्यूड, ये ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा होगा उतना इसका डीडी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। डीडी अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बच्चों एक लाइन ध्यान में रखना, अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ketones will always have a higher boiling point than its corresponding aldehyde. Reason known to you, because of two R groups. I hope it's very clear. और बड़ा important है ये वाली लाइन कि अगर आइसोमेरिक
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसका ही करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 कार्बन का कीटोन ले लो और 4 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, ऐसा नहीं करना है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए फिर डिसाइड करना है कि बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल स्टेट, द सॉल्युबिलिटी एंड द बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऊपर बेस्ड बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो हमको सॉल्व करने हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में। सो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग वाला तुम पेज निकाल के बैठो जब तक। बच्चों पेज नंबर 49 पे आ जाओ और इस पे बेस्ड है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हारे पास ना कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ईथर है, एल्केन। सेम वे एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्केन। और फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये फर्स्ट है एंड सेकंड एंड देन 8 दे आर ऑफ सिमिलर टाइप्स, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लाइज बिटवीन द पेरेंट एल्केन्स एंड द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। पेरेंट एल्केन का मतलब होता है जितने कार्बन का एल्केन उतने कार्बन का ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा और इसका भी अप्रॉक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर मान लो 5 कार्बन है तो तुम यहाँ 1 कार्बन से कंपेयर करो, 2 कार्बन से कंपेयर करो, ये सही नहीं होगा। तो यू विल हैव टू टेक अप्रॉक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर वेट्स, आई हैव टोल्ड यू दैट, ठीक है। पूरा फॉर्मूला मिला के मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली अगर सेम है तो फिर ये ऑर्डर क्यों दिखाई देता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाई दे रहा है। तो तुम देख रहे हो एल्केन्स का, अरे ये 2 बॉन्ड्स है यार, ऐसे 2 बॉन्ड्स है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट एल्केन लेस देन कार्बोनिल कंपाउंड्स लेस देन अल्कोहल। और अभी अभी हमने कार्बोनिल कंपाउंड में देखा कि एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू इट्स आइसोमेरिक कीटोन और फिर अल्कोहल। और तुम चाहो तो इसके आगे बना लो RCOOH, इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन हैव हियर। तो ज्यादा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का होगा, ठीक। अब तुम एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको चेकआउट करो, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली अ गेम ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जितने ज़्यादा होंगे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितने ज़्यादा फोर्सेस होंगे उसको तोड़ना उतना डिफिकल्ट होगा, तो उनका वेपर फेज में जाना उतना डिफिकल्ट होगा। सो फर्स्ट लर्न अबाउट देयर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। एल्केन में क्या रहता है? एल्केन में ऐसी कोई खास बात नहीं रहती है, इसमें सिर्फ पोलैरिटी नहीं है तो सिर्फ सरफेस एरिया के भरोसे इनका बॉइलिंग पॉइंट चलता है बच्चों। जितना बड़ा एल्केन होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, तो लंडन या डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम वॉन डर वाल्स फोर्स बोल रहे हैं, डिस्पर्शन फोर्स, वो उतना ज्यादा होगा। तो ये सिर्फ डिस्पर्शन फोर्स के बहाने चलता है। एक ये इसके पास सहारा है। अब एल्डिहाइड कीटोन्स के पास अभी अभी पढ़ा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, डी अट्रैक्शन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यू नो, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा रहेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन्स इनके भरोसे चलते हैं। तो अल्कोहल किसके भरोसे चलता है? अल्कोहल्स के बीच में बच्चों होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये पोलैरिटी इधर है, इसका एच इसके ओ से अट्रैक्टेड है, इसका एच दूसरे के ओ से अट्रैक्टेड है। हाइड्रोजन बिटवीन 2 ऑक्सीजन्स, आ गया ना हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट्स अ क्वाइट स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर्ड टू दीस टू। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम। कमिंग देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, यू नो, अगर पानी नहीं है, एसिड है, सिर्फ एसिड है, और पानी क्यों लूंगी मैं, बॉइलिंग पॉइंट एसिड का है तो सिर्फ एसिड ही रहना चाहिए, पानी कहीं नहीं है। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स डाइमराइज करके रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ। मतलब अगर तुम अल्कोहल के साथ इसका कंपैरिजन करो तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिंक बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स है, देयर इज 1 हाइड्रोजन लिंक बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन लिंक बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये ज्यादा टफ कनेक्शन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो हम कहेंगे कि एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ अल्कोहल्स। आई हैव टोल्ड यू द रीजन व्हाई, तुम लिख सकते हो, वहाँ डाइमराइजेशन रहता है, यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। सो इन दिस केस हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बिट स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स, ठीक। अब तुम जरा सीरीज को फिर से रिवाइज कर लो। यहाँ सिर्फ वॉन डेर वाल्स, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, वहाँ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर ये होता है और ये सबसे वीक होता है। ऑब्वियसली उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बड़ा वीक कनेक्शन होगा। जब वीक कनेक्शन है तो इनके मॉलिक्यूल्स फटफट पेपर फेज में चले जाएंगे एंड दे विल टेक टाइम, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव फॉलोड दिस कि तुम जब भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करो तो यू हैव टू गिव अ रीजन एंड द रीजंस आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला गया विद द सेम एज यू कैन सी द अरेंजमेंट आई हैव रिटन हियर। अब बस इसी को यूज करो और इन दोनों को एक्सप्लेन करो। चलो इसको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहां लिख सकते हो वॉन डेर वाल्स फोर्स मतलब डिस्पर्शन फोर्स है। डिस्पर्शन फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस। उसके बाद ईथर में, अरे ईथर भी तो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस है। फिर इस केस में क्या है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इस केस में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अब ध्यान रखो बच्चों, ईथर के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस वीक होते हैं, मतलब मैं सिर्फ डीडी अट्रैक्शंस के मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो ईथर में वो वीक होते हैं और एल्डिहाइड कीटोन में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ईथर में पढ़ेंगे हम क्यों वीक है। तो अब देख लो, तुमको जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं दैट विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है शायद, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होना चाहिए अपना एल्केन। इनके मॉलिक्यूलर वेट्स चेक करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली है ना आसपास ही आएंगे, तो करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं इनको। करस्पॉन्डिंग मतलब जहां पे मॉलिक्यूलर वेट्स अप्रोक्सीमेटली सेम आते हैं। फिर एल्केन के बाद बच्चों लिखोगे तुम ईथर, फिर उसके बाद तुम लिखोगे ये एल्डिहाइड, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ईथर से ज्यादा। एंड फाइनली यू विल बी राइटिंग अल्कोहल, ठीक है। और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मेंशन कर देना। कमिंग टू द फर्स्ट वन, अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन, इसमें आर्ग्यूमेंट यही चलेगा विद स्लाइट वेरिएशन व्हिच इज अ प्रैक्टिकली फाउंड रीडिंग। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया और बॉइलिंग पॉइंट तो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं ना, ऐसे सोच सोच के थोड़ी ना लिखते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो चलो तुमने सबके पहले तो लगा लो इनके साथ में सारे फोर्सेस। यहाँ आएगा डाइपोल डाइपोल, यहाँ आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ आएगा डीडी अट्रैक्शन, उधर जाएगा वॉन डेर वाल्स फोर्स, द वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगेन यू कैन राइट द सेम थिंग, ऐसा ही लिख सकते हो। ऐसा इसलिए नहीं लिखना है, ध्यान दो, यहाँ पर बच्चों जो ये ईथर है ना, दिस इज डाइथाइल ईथर और वो एन पेंटेन है। भले ये ईथर है और इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी करस्पॉन्डिंग है, बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर वेट करस्पॉन्डिंग है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं ईथर में। लेकिन सिर्फ इस 4 कार्बन का ईथर और 5 कार्बन के एल्केन में स्लाइड चेंज देखा गया। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये 2 कार्बन ये 3 कार्बन मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सेम चलेगा, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया वैसे ही चलेगा। लेकिन सिर्फ वो 4 कार्बन का ईथर और 5 कार्बन का एल्केन, इसमें क्या देखा गया, प्रैक्टिकली इट हैज बीन सीन कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, डाइइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है और एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाली थ्योरी थोड़ी फेल हो रही है। मतलब हमने जो कहा था डीडी अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड टू वॉन डेर वाल्स, ये यहाँ पे फेल हो रहा है। बट देन इट्स ओनली फॉर जस्ट अ सिंगल पेयर, सिर्फ इन दोनों के लिए, बाकी कोई ईथर कोई एल्केन के लिए नहीं, राइट। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 36.1 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 34.6 है। तो
क्योंकि ये तुम देख रहे हो, दिस इज अ प्रैक्टिकली अप्रूव्ड फिनोमिना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम लिखना पड़ेगा, मतलब इसका रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक। फिर आएगा तुम्हारा एल्केन। अब यहाँ मैं वो रीजन नहीं दे सकती ना, यहाँ तो प्रैक्टिकली फाउंड वैल्यूज देना है, तुमको याद नहीं रखनी वैल्यूज, नहीं रखनी, ठीक है। कभी आ गया तो रिमेंबर दिस इज, तुमको स्कूल में जो सिखाया तुमको ये फॉलो करना है, मैं कह रही हूँ इसलिए, ठीक। तो ये सबसे लोवेस्ट, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद आएगा बच्चों एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल। यहाँ तो तुम आर्ग्यूमेंट वही दोगे ना जो पहले तुमने सीखा है। यहाँ पे डी अट्रैक्शन है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। Okay, so this is all about first, second and 8 questions जो boiling point पे based थे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स, तो वी हैव डन दैट। अभी अभी हमने किया, मैंने तुमको उसका रीजन भी लिखवाया कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इन केस ऑफ कीटोन्स, एंड देयरफॉर डाइपोल अट्रैक्शंस विल बी हाई, एंड देयरफॉर कीटोन्स व्हिच आर आइसोमेरिक टू एल्डिहाइड्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बच्चों सारे क्वेश्चंस अपने हो गए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बोला था तुमको, ठीक है। अब आओ तुम क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 इज अ क्वेश्चन ऑन सॉल्युबिलिटी। व्हाई आर लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स इजीली मिसेबल विथ वाटर। अरे लोअर मेंबर्स के साथ पानी का कौन सा कनेक्शन था, हाइड्रोजन बॉन्ड, बस वो एक वर्ड ही लिखना पड़ता है, बिकॉज लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, ठीक। And then there is another question based on physical state, a very important one, question number बच्चों 23। इसे ज़रा मार्क करके रखो, important है और ये पूछा गया है बोर्ड्स में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इट्स अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसी का आइसोमर है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड। इसको ना बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ये देना है, द रीजन दैट यू हैव टू गिव फॉर द क्वेश्चन इज, बाय द वे क्वेश्चन है लिक्विड है और ये हाई मेल्टिंग सॉलिड है, मतलब कि इसमें पैकिंग है ना, मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से पैक नहीं हुए, थोड़े से दूर दूर है। और इसमें कह सकते हो कि यहाँ मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं कि वो सॉलिड स्टेट में भी आ चुके हैं, और उसके बाद में ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग मतलब क्या, इनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जरा दोनों को ठीक से इनके बॉन्डिंग के साथ मॉनिटर करो। इनके ऑर्थो पोजिशंस पर एक OH और एक CHO मीनिंग एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में बना लेते हैं कनेक्शन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैंने बनाया बच्चों इनके बीच में लिंक कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल है और बड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है ना, खुद से ही लेना देना है कि मेरे ही OH मेरे ही CHO के बीच में लिंक बन चुका है, तुम दूर हटो, दूसरा मॉलिक्यूल दूर है, ये दूसरा दूर है, और ये भी सेल्फ सेंटर्ड है। इसके ही आपस में क्या बन चुका है, मॉलिक्यूल के बीच में बन चुका है, खुद ही के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड वी कॉल दिस एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसने अपने अंदर करके रखा है एक अरेंजमेंट कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना बच्चों, मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग डिस्क्रीट, इनका आपस में थोड़ा कम लेना देना है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके आपस में बन गया, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ कौन सा कनेक्शन बचा है, दैट्स वॉन डर वाल्स डिस्पर्शन, जो साइज की वजह से होता है, बस वही बचा है। कमिंग देन टू दिस वन, ये पैरा पोजिशंस में है, देख रहे हो OH और CHO। तो फिर ये मॉलिक्यूल सोचता है यहाँ से लेके यहाँ तक का कनेक्शन बनाने से अच्छा है दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ में कनेक्शन बना लिया जाए, कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बनाता है क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से सोचो ना, ये कितना कंटिन्यूस
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता चला जाएगा, एक मॉलिक्यूल दूसरा, तीसरा उससे जुड़ा, चौथा उससे जुड़ा, इस तरीके से दे विल हैव इंटेंस नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कैसा इंट्रा, वहां पे कैसा इंटर, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कनेक्शन सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो पूरी जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती थी उसने अपने एक मॉलिक्यूल के अंदर समेट लिया, उसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो कनेक्शन नहीं बनाया। इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हो गए। लिखना इतना सारा नहीं है जितना मैंने बताया, लिखना सिर्फ इतना है, दिस हैज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शो इट, दिस हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, शो इट, एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर। अब बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब लिक्विड रहा होगा तो इसने जल्दी बॉईल कर लिया। अब ये तो हाई मेल्टिंग सॉलिड है, पहले सॉलिड मेल्ट होगा, लिक्विड बनाएगा, फिर वो बॉईल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई जाएगा इसका। तो इसीलिए अगर तुम इसके फिजिकल स्टेट पे चर्चा करो तो फिजिकल स्टेट ऑब्वियसली लिक्विड होना बनता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, लिक्विड इज जस्टिफाइड एंड दिस इज अ हाई मेल्टिंग सॉलिड, इट्स जस्टिफाइड। और अगर बात करें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की, कभी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो सेम रीजन देना है। बॉइलिंग पॉइंट ये लिक्विड है तो बॉईल कर जाएगा जल्दी, और वो सॉलिड है तो पहले लिक्विड बनेगा फिर बॉईल करेगा, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई, द रीजन मस्ट बी सेम। वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रा और इंटर, ये दोनों बातें तुमको बतानी है। सो हियर आई फिनिश विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में थे, और आई ऑल्सो फिनिश विथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों।